गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे हमने किया था हैसेल लॉ किया था। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हैसेल लॉ। तो हैसेल लॉ क्या होता है ये आपको मैंने कल समझा दिया था ऑलरेडी, कि मैंने आपको समझाया था कि अगर हम कोई प्रोसेस कोई रिएक्शन जो है अगर सिंगल स्टेप में कर रहे हैं या हम मल्टीपल स्टेप में कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि हम ए से हमें बी जाना है, चाहे हम ए से बी डायरेक्ट चले जाते हैं या हम ए से पहले सी पे जाते हैं फिर डी पे जाते हैं फिर ए बी पे वापस आते हैं, तो हमारा जो टारगेट है वो सेम है, हमने पहुंचना बी पे ही है। चाहे हम सीधा चले जाएं ए से सीधा बी, जहां हम रास्ता चेंज करते हुए पहले ए से हम सी पे गए, सी से डी पे गए, फिर डी से हम बी पे पहुंच रहे हैं। तो हैस लॉ कहता है चाहे आप सीधा जाएं या आप मल्टीपल स्टेप में जाएं, अगर आपकी डेस्टिनेशन सेम है, आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो सेम है, स्टार्टिंग रिएक्टेंट जो है आपके सेम है, तो इंथैल्पी चेंज जो आएगी रिएक्शन की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज हैसेस लॉ। इसको मैंने आपको इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि आप विजयपुर से जम्मू जाते हैं, तो विजयपुर से जम्मू जो है मान लीजिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो आप बस पकड़ते हैं विजयपुर से सीधा जम्मू उतर जाते हैं, जीवल चौक मान लीजिए 30 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस आपने कवर कर लिया 30 किलोमीटर। दूसरी बार आप क्या करते हैं, जम्मू से विजयपुर से गाड़ी पकड़ते हैं, जख उतर जाते हैं, फिर जख से गाड़ी पकड़ते हैं, बड़ी ब्राह्मणा उतर जाते हैं, फिर बड़ी ब्राह्मणा से गाड़ी पकड़ते हैं, फिर आप जीवल उतरते हैं। डिस्टेंस तब भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप स्टेप बाय स्टेप गए चाहे आप सीधा गए। तो ऐसे ही इंथैल्पी का भी है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है, चाहे वो मल्टीपल स्टेप में जा रही है चाहे वो सिंगल स्टेप में जा रही है डिजायर्ड प्रोडक्ट के ऊपर, तो इंथैल्पी चेंज दोनों ही तरीके से क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज हैसेल लॉ। अब इस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको जहां एकेडमिक्स में पूछा जा सकता है, जो आपका बोर्ड एग्जाम रहता है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करेंगे इसकी एप्लीकेशन। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम इसमें जो कंपाउंड्स हैं उनकी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर जो आइसोटोपिक ट्रांजिशंस होती हैं, जैसे कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन डायमंड से हमने ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना है तो कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन करते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनकी एंथैल्पी हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आपको पहले पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है फ्रॉम इट्स कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे हमारे पास मीथेन है, मीथेन के कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन है, और कौन है, हाइड्रोजन है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर रिएक्शन होगी, हमारे पास बनेगा मीथेन। उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। बट हमारे पास दिक्कत कहां से आ रही है, क्या ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली होती भी है कि नहीं होती है। तो मीथेन बनाने के और भी डिफरेंट वेज हो सकते हैं, अलग अलग मेथड से मीथेन बनाया जा सकता है। क्या सीधा कार्बन को बर्न करके हाइड्रोजन के साथ मीथेन बनाया जा सकता है, ये एक दिक्कत है। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, तो बट जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो होगी कि जब सल्फ्यूरिक एसिड किससे बने, उसके कांस्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो जब हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस सल्फर प्लस गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड, उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बट जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली हो। सल्फ्यूरिक एसिड हम किसी और रास्ते से बना सकते हो, इस रास्ते से नहीं बनता हो। बट जो हमारा फैसला कहता है रास्ता कोई भी हो, अगर हमारा प्रोडक्ट सेम है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो हैसेल लॉ को अप्लाई करने से पहले आपको एक बात नोट रखनी है कि ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं इनको हम एज ए अलजेब्रिक इक्वेशन ले सकते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने एंथैल्पी का बताया था, अगर आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो इसकी एंथैल्पी होगी वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप डिवाइड करते हो तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। रिएक्शन से ऐड करते हो तो एंथैल्पी ऐड हो जाएगी, रिएक्शन से सब्ट्रैक्ट करते हो तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी रिएक्शन की, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये आपने अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैसेल लॉ। जैसे हम मीथेन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कार्बन
प्लस हाइड्रोजन गैस क्या बनता है मीथेन। इस रिएक्शन की इंथैल्पी हमने निकालनी है, यही इंथैल्पी होगी फॉर्मेशन की मीथेन की। बट प्रैक्टिकली ये रिएक्शन नहीं होती है लैब में, हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास कहां से आएगी वैल्यू, हम हीट कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी ये वैल्यू हमारे पास आ पाएगी। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमें हेसेल लॉ की जो है हेल्प लेनी है। हम मीथेन को किसी और तरीके से बनाएंगे। फाइनली हमने रिएक्शंस ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके सोचना है दिमाग में कि ये रिएक्शन कैसे फॉर्म हो डिफरेंट तरीके से। तो ये लॉजिकली आपने सोचना है। तो आपको एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल में क्या दिया जाता है, डिफरेंट डाटा दिया जाता है, रिएक्शन दी जाती है, उनको आपने अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है, किसको ऐड करें, किसको मल्टीप्लाई करें, किसको सब्ट्रैक्ट करें, ताकि हमारे पास फाइनल ये रिएक्शन आ जाए। चलिए सीधा बात करते हैं, हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है कि कार्बन की जो कंबशन होती है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी है, नहीं भी दिया हो तब भी आपको याद होनी चाहिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। इसको आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम इट्स कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। सिमिलरली वाटर की फॉर्मेशन भी आपने पढ़ी थी, हाइड्रोजन गैस प्लस 1/2 O2 गैस गिव्स वाटर। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, -285.8 किलो जूल पर मोल। तो इसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको डाटा दिया होगा, आपको कुछ लर्न करके नहीं जाना है, डाटा दिया होगा, आपने सिर्फ रिएक्शन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करके जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वहां पे पहुंचना है। फिर थर्ड आपको दिया है कि जब हम मीथेन को बर्न करते हैं, मीथेन की कंबशन करते हैं, तो हमारे पास ये रिएक्शन दी हुई है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसकी एंथैल्पी भी आपको दी गई है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, -890.3। इसको आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन जरूर कह सकते हैं कि मीथेन बर्न हो रहा है, उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है, -890.3 किलो जूल पर मोल। तो ये तीन आपके पास डाटा है, इसको आपने इस तरह से अरेंज करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके, ताकि हमारे पास ये रिजल्ट बने। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन, आपको कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कार्बन चाहिए। तो ये आ सकता है, इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, +2 टाइम्स हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एक ही बार है, तो आपको 2 टाइम चाहिए, तो आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें करना क्या है। आप इसको सोचिए कि हमें ये बनाना है, तो कार्बन इस रिएक्शन में कहीं और कार्बन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन आ गया। इटमें इस रिएक्शन को किसी दूसरी रिएक्शन से ऐड करना है, किसके साथ करना है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन होगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन होगा, और 2 टाइम्स हाइड्रोजन कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आपने क्या करना है, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी एक रिएक्टेंट को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस चाहिए तो ऐड कर दीजिए। फिर आपको क्या चाहिए, मीथेन। तो जब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, प्लस इधर आ जाएगा, हमें इस तरफ चाहिए, तो हमें इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब यहाँ माइनस होगा मीथेन इधर चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट, पहले आपने इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करना है 2 से, उसको ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट के साथ, फिर जो रिजल्ट आएगा दोनों को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, इक्वेशन थर्ड को। तो आप देखिए होता क्या है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड ऐड विद इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है और ऐड कर देना है किसके साथ, इक्वेशन फर्स्ट के साथ। उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन थर्ड को उसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को ऐड करके, इसको मल्टीप्लाई करके 2 से, इसके साथ ऐड करके जो आएगा उसमें से थर्ड को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए करते हैं, ये आ गया प्लस O2 प्लस 2 टाइम्स H2 प्लस 2 टाइम्स को करोगे तो 2 से 1/2 कैंसिल, O2 आ जाएगा। तो ऐड कर दिया आपने, फिर सब्ट्रैक्ट, माइनस ये किया, CH4 -2O2 गैस आ गया। अब इस वाली इस तरफ क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स वाटर माइनस कार्बन डाइऑक्साइड -2 टाइम्स वाटर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स वाटर माइनस कार्बन डाइऑक्साइड -2 टाइम्स वाटर। अब ये इक्वेशन भी ऐसे जो एंथैल्पीज है वो भी ऐसी होंगी, पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसमें ऐड होगी तो जो आ जाएगा दिस प्लस 2 टाइम्स दिस -393 प्लस 2 टाइम्स दिस।
फिर इसको आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस दिस, ये आ जाएगा आपके पास। अब ये देखिए ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, एक और एक दो, और जो दो ऑक्सीजन ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर कार्बन डाइऑक्साइड एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, 2 टाइम्स वाटर प्लस का माइनस का कैंसिल, तो इधर क्या बच गया, जीरो। तो आपके पास इधर क्या बचा, कार्बन गैस प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस माइनस मीथेन गैस, इधर क्या बचा, जीरो। एंथैल्पी आप कैलकुलेट कर लीजिए जो हमने प्लस माइनस किया ऊपर। अब ये माइनस है इधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, कार्बन गैस प्लस 2H2 गैस, क्या बन रहा है आपके पास, मीथेन गैस बन रहा है। यही आपको चाहिए था, डिजायर्ड रिजल्ट आपका पास आ गया। तो इंथैल्पी भी आपके पास आ गई। तो ये जो इंथैल्पी इस रिएक्शन की आ रही है, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बन रहा है, मीथेन कहां से, कार्बन गैस से, और तो यहाँ कार्बन आपने सॉलिड करना, गलती से गैस लिखा गया था, हर जगह सॉलिड कर लेना है। तो कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स मीथेन गैस। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, मीथेन बन रहा है फ्रॉम इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो क्या आ गया, -74.8 किलो जूल मोल। इट मींस ये जो एंथैल्पी है ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है, और किसके बराबर है, -74.8 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आप जो है किसी भी मॉलिक्यूल की जिसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटली नहीं निकल पाती हो, यूजिंग हेस लॉ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशंस को डिवाइड करके हम वहां तक पहुंच जाएं तो निकाली जा सकती है। अनदर एग्जांपल करते हैं, जैसे आपको ये दिया जाए, फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। डाटा क्या दिया आपको, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन की जब हम कंबशन करते हैं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत बार यूज कर लिया हमने, -393.5 किलो जूल पर मोल। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अगर हम बर्न करते हैं तो फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो डेल्टा RH0 कितना है इसका, -283.0 किलो जूल पर मोल। ये आपको डाटा दिया गया है। अब आपका दिमाग में पहला सवाल होना चाहिए, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकलेगी, जब ये कहां से बनेगी, फ्रॉम इट्स कांस्टेंट एलिमेंट्स। तो कांस्टेंट एलिमेंट कौन है इसके, कार्बन और ऑक्सीजन। तो रिएक्शन खुद लिखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है आपने, ठीक है, ये आपने बनाना है। तो उस हिसाब से बैलेंस कार्बन एक चाहिए तो ये एक आ जाएगा, ऑक्सीजन आपको एक चाहिए तो यहाँ पे O2 है तो 1/2 लगा लीजिए। तो ये बन गया जी आपके पास डिजायर्ड रिएक्शन है जो आपको चाहिए। अब आपने सोचना है इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करें। तो आपको कार्बन चाहिए तो कार्बन आ जाएगा, फिर आपको यहाँ आधा ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ आधा ऑक्सीजन है, एक में से अगर आप आधे को निकाल दें तो आपके पास आधा ऑक्सीजन बच जाएगा। इसका मतलब ये है आपको इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी आपको क्या चाहिए, इस तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, तो माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड जब आएगा इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड है इधर भी कार्बन कैंसिल हो जाएगा, ये तो आपको चाहिए नहीं। तो अब आपने क्या करना है, लिखना है इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ये सब पहले सोच लेना है कि हमें करना क्या है, कैसे पहुंचेंगे हम यहां तक। तो कर दीजिए इसको आप, ये आ गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस -1/2 O2 गैस। एरो के इस तरफ करने हैं, इधर वाले इधर करने हैं, ये ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइनस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल, कार्बन एक में से एक गया तो आधा बच गया, माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स ऑक्सीजन जीरो, जहां पे क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो इनको भी आप कर लीजिए सिंप्लीफाई, माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से ये निकालेंगे तो -110.5 किलो जूल पर मोल आपके पास एंथैल्पी रहेगी। तो इसको इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा इधर जाके। तो यही तो हमारी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट थी। तो ये रिएक्शन हमें बता रही है कि कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट एलिमेंट से ही फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने विद द हेल्प ऑफ हेसेस लॉ निकाल ली। तो हेंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड क्या आएगा, -110.5 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आप डिफरेंट रिएक्शंस आपको दी होंगी, डाटा दिया होगा, किसी भी मॉलिक्यूल की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपने लॉजिकली सोचना है कि क्वेश्चन को क्या करें, प्लस करें, माइनस करें,
डिवाइड करें, कैसे जहां तक पहुंचे, ये आपका काम है। तो इन दो एग्जाम्पल में आपने क्या पाया कि हम सेम प्रोडक्ट पे पहुंच रहे हैं बट डिफरेंट रूट्स। हमारे पास डिजायर्ड कंडीशन थी कि हमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना के क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो डायरेक्ट फिजिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, पहले कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, फिर हमने जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसको बर्न किया, वो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमने प्लस माइनस करके कहाँ पे पहुंच गए, कार्बन मोनोऑक्साइड पे ही पहुंचे दोनों को। तो इस तरह से आपने आगे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन जो है वो कर ली है। तो उन पे आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास जो भी स्टैंडर्ड घर पे बुक है उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं उसको खुद करें। तो तभी आपकी जो न्यूमेरिकल निकालने की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ेगी। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको जो है ट्रिक्स भी फिर याद हो जाते हैं कि किस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट वहां पे पहुंचते हो तो वहां पे सोचोगे कि कौन सी रिएक्शन मल्टीप्लाई करनी है, कौन सी डिवाइड करनी है। जब तक आपने खुद किया नहीं होगा, पता है कि करना ऐसे है, पर जब प्रैक्टिस नहीं की होगी तब तक नहीं हो पाता है। तो आपकी बुक के ऊपर जितनी भी चाहे एनसीईआरटी की बुक है या प्रदीप की है, जो भी है आपके पास, चाहे दिनेश की बुक है, ओपी टंडन की है, किसी में भी आपके पास जो है उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप एक दो बार गो थ्रू कर लीजिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उनको नजर लगा लीजिए, सोल्यूशन वहां पे दिए होंगे कैसे कर रहे हैं। तो आपको एक जो है आपका जो ब्रेन शार्प होगा, न्यूमेरिकल कैसे फाइंड करने हैं हमने। सेकेंड एप्लीकेशन है, दिस लॉ हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम किसी एलिमेंट का एक एलोट्रोप लेते हैं, उसको हम दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट करते हैं, उसमें कितनी एंथैल्पी चेंज होती है। तो हेस लॉ उसमें भी उसको फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कार्बन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे ग्रेफाइट जो है, डायमंड, और दोनों ये दोनों आपस में क्या रिश्ता है इनका, ये एक दूसरे के एलोट्रोप हैं, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो अगर हम कार्बन ग्रेफाइट को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उस समय एंथैल्पी जो रिएक्शन की कितनी आती है, -393.5 किलो जूल पर मोल। अगर हम ग्रेफाइट की जगह कार्बन कौन सा लेते हैं, डायमंड वाला लेते हैं, उसको अगर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही फॉर्म होगी। तो एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन कितना है, -395.4 किलो जूल पर मोल। तो हमें जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि जब हम कार्बन ग्रेफाइट से किसमें कन्वर्ट करेंगे, डायमंड में, तो कितनी एंथैल्पी चेंज आएगी, इस रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होगी जी, हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, आपको क्या बनाना है, ग्रेफाइट इधर होना चाहिए, इधर क्या होना, डायमंड। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें, तो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस करके डायमंड इधर चला जाएगा। इट मींस इक्वेशन सेकंड को आपने फर्स्ट से क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जहां आप ऐसे लिखते हैं, by subtracting equation second from first we get, या ऐसे सीधा लिख लो, subtract equation second from first। तो देखिए क्या मिलेगा आपको, करते जाइए, C ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन माइनस C डायमंड माइनस ऑक्सीजन, इधर बार भी माइनस करनी है, आर के इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस माइनस कार्बन डाइऑक्साइड, इनको भी माइनस करना है। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, C ग्रेफाइट माइनस C डायमंड इक्वल टू जीरो। एरो के मतलब ये इक्वल का ही साइन होता है हम जब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये एरो जो है इस तरफ क्या बच जाएगा, हमारे पास जीरो बच जाएगा। तो डेल्टा आर भी आपके पास को सिंपलीफाई कर लिया जी, आ गया। अब सी ग्रेफाइट से सी डायमंड हमारे पास रिएक्शन आ गई कि हम इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, ग्रेफाइट से किसमें जा रहे हैं, डायमंड की फॉर्म में जा रहे हैं। तो डेल्टा आर एक्स जीरो जो है एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन कितना आ रहा है, +1.9 किलो जूल पर मोल। तो ये रिएक्शन हमें क्या बता रही है, हम कार्बन ग्रेफाइट से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन डायमंड में, तो इतनी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी। इट मीन ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक एलोट्रोप है कार्बन का, ये दूसरा है। इस एलोट्रोप को इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एंथैल्पी देनी पड़ेगी, +1.9 किलो जूल पर मोल। ये लगता बहुत आसान है कि इतनी सी हीट देने से हम ग्रेफाइट से क्या बना सकते हैं, डायमंड बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है इतना। आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब हम फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन डिस्कस करेंगे, वहां पर बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स जो हमें ये बताती है कि इतनी हीट चाहिए, पर ये क्या रिएक्शन फिजिबल होगी, पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलती है। क्या ये अपने आप होगी, हमें खुद करनी पड़ेगी। तो स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट इसी से निकल के आएगा। तो नेक्स्ट बच्चे एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन।
तो हेसेस लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है कि जब कोई हम कंपाउंड या साल्ट लेते हैं, उसका एक मोल जो है वो रिक्विजिट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है हाइड्रेट फॉर्म करने के लिए। उस समय जो एंथैल्पी चेंज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये लॉ जो है, हेसल लॉ, हमें हेल्प करता है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालने में कैसे निकाले जाए। ये आपको समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हाइड्रेशन कैसे होती है, कोई भी साल्ट हम जब पानी में डालते हैं, जैसे हम कॉपर सल्फेट की बात करें, इसको कॉपर सल्फेट जो है, ये पानी जो है जहाँ तो मॉइस्चर से, एयर से मॉइस्चर ले लेता है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो ऑब्जॉर्व करता है, जिसमें 4 जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो 5th वाला है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पेंटाहाइड्रेट होता है कॉपर सल्फेट। जब भी जो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, जहाँ इसको पानी में डालें, पहले ये 5 मोल्स ऑफ वाटर जो है ऑब्जॉर्व करता है। फिर अगर आप उसको पानी आप ऐड करके रखें तो फिर ये सोल्यूशन फॉर्म कर देगा। सोल्यूशन में तो इनडेफिनिट इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उसमें तो हम ये नहीं कह सकते सराउंडिंग में 4 हैं 5 हैं। पर जब हम कोई सॉलिड साल्ट लेंगे, वो क्या करता है, एयर से जो मॉइस्चर होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, या थोड़ा सा अगर आप पानी भी डालेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑब्जर्व करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। चलिए सीधा एग्जांपल पे हम आते हैं कि कैसे इस लॉ की हेल्प से हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का फॉर्म होता है कॉपर C2SO4, एनहाइड्रस में ड्राई है, इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कि जब हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसको हम हाइड्रेट कर रहे हैं, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5 टाइम वाटर, पेंटाहाइड्रेट है ये। डिफरेंट डिफरेंट साल्ट में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वेरी करते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा उसमें जो 10 होते हैं, ग्लाबर साल्ट भी होता है, अलग अलग है हमारे पास। फेरस सल्फेट भी ऑब्जर्व करता है, इसी तरह मोर साल्ट है, पोटाश अलम है, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन रहते हैं। तो डाटा आपको दिया गया है कि जब हमने कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस लिया, उसको पानी में डाला, इसका सोल्यूशन बन गया, तो इस सोल्यूशन बनने की जो एंथैल्पी चेंज थी, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कितना आया, -66.5 किलो जूल पर मोल आया। फिर जब हमने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट डायरेक्टली लिया, उसमें पानी डाला, उसका भी सोल्यूशन बन गया, तो उस समय एंथैल्पी चेंज कितना आता है, 11.7 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम एनहाइड्रस साल्ट लेते हैं, उस समय एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इतना आ रहा है। अगर हम हाइड्रस साल्ट ले रहे हैं, यानी कॉपर सल्फेट हम एनहाइड्रस लेते हैं, ड्राई लेते हैं, तो सोल्यूशन आने में इतनी एंथैल्पी चेंज आती है। और अगर हम हाइड्रस लेते हैं तो सोल्यूशन आने में इतनी एंथैल्पी चेंज आती है। तो ये एनहाइड्रस से आ रही है, ये हाइड्रस से आ रही है, तो दोनों का गैप जो है वही क्या होगी, कि इससे इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, उतनी ही एंथैल्पी आएगी। ये हम मैथमेटिकली भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, इससे हमें ये बनाना है, ठीक है। इससे हमें कैसे बनेगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालेंगे तो ये बनेगा। तो कॉपर सल्फेट प्लस 5 टाइम्स वाटर, कॉपर पेंटाहाइड्रेट बनेगा। इसकी हमने एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है। इक्वेशन आपके सामने है। अब इन इक्वेशन से ये सीधा नहीं निकल सकता, अगर आप इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन नहीं बनेगी। बट हमें सोचना है लॉजिकली कि जो इक्वेशन फर्स्ट है ये स्प्लिट हो सकती है बच्चे। हमने क्या लिया, ड्राई साल्ट लिया, उसका सीधा सोल्यूशन बन गया, बट सीधा सोल्यूशन नहीं बना होगा, क्योंकि ये इसके अंदर कैपेसिटी है 5 मोल्स ऑफ वाटर लेने की। पहले इसने 5 मोल वाटर के लिए होंगे, सॉलिड स्टेट में ही रहा होगा, फिर ये कन्वर्ट हुआ होगा, फिर ये डिसॉल्व हुआ होगा सोल्यूशन में। तो इस इक्वेशन को हमने ब्रेक करना है। पहले इसमें 5 मोल्स ऑफ वाटर लिए होंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसी 5 मोल्स ऑफ वाटर में और पानी ऐड किया होगा, फिर ये सोल्यूशन फॉर्म हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। डायरेक्ट ये सीधा सोल्यूशन फॉर्म नहीं हुआ होगा। पहले इसने 5 मोल्स ऑफ वाटर लिए होंगे, ये फॉर्म हुआ होगा, फिर उसमें पानी ऐड, जैसे यहाँ पे पानी ऐड होगा, फिर जाके ये सोल्यूशन बना होगा। तो इस इक्वेशन को हमें ब्रेक करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन इन 2 स्टेप्स एज रिटन बिलो। कॉपर सल्फेट हमने एनहाइड्रस लिया, पहले इसने 5 मोल्स ऑफ वाटर लिए होंगे, ये बना होगा, फिर इसमें और पानी ऐड किया होगा, एक का मतलब वाटर ही होता है, फिर जाके ये बना होगा। तो पहले ये बना होगा,
फिर उसमें और वाटर ऐड हुआ होगा, फिर जब बना होगा, तो इसको इक्वेशन को हमने स्प्लिट कर दिया 2 स्टेप में। तो इसकी एंथैल्पी हम लिख लेते हैं डेल्टा H1, ये किसके बराबर है बेसिकली, इसको हम, ये आएगी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आएगी डेल्टा H0। यही इक्वेशन बन गई ये, दिस प्लस दिस, ये इक्वेशन को कंपेयर करो, बेसिकली यही इक्वेशन है। थर्ड और जो ये हम सेकंड और थर्ड जो है वो सेम इक्वेशन है, ध्यान से देखें आप लोग। कॉपर सल्फेट प्लस 5 कॉपर सल्फेट प्लस 5 टाइम वाटर गिव्स कॉपर सल्फेट, ये हो गया। तो ये हमने निकालनी है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसमें फिर हमने वाटर डाला तो ये बन गया होगा, तो ये डेल्टा H2 मान लेते हैं। पर ये हमें दिया हुआ डेल्टा H2 कितना है, बेसिकली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या सेम है, तो ये है 11.7। एनहाइड्रस साल्ट से हाइड्रस बनने के बाद जो पानी ले रहा है सोल्यूशन बनाने में, बहुत एंथैल्पी आपको दी गई है कि अगर हम हाइड्रस साल्ट लेते हैं उसमें वाटर डालते हैं सोल्यूशन बनता है, तो उसकी एंथैल्पी आपको दी है, कितनी दी है 11.7, इसको डेल्टा H2 मान लिया। तो हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं। तो हेस लॉ कहता है कि अगर ये सिंगल स्टेप में हो, जहां 2 स्टेप में हो, एंथैल्पी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होनी, यहां से हम सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, इसमें वाटर डाल के हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगी, दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो क्या आएगी -66.5 किलो जूल है ये सॉल्यूशन बनाने की। हमने जब ये सॉलिड लिया, इसमें पानी डाला, सॉल्यूशन बन गया, तो उसकी एंथैल्पी आपको दी गई है। तो ये किस तरह होनी चाहिए, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 आपको निकालना है, डेल्टा H2 आपको दिया गया है 11.7 किलो जूल पर मोल है, इक्वल टू कितना आएगा -66.5। तो डेल्टा H1 क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा माइनस का 78.2 किलो जूल मोल। तो इतनी एंथैल्पी ऑफ जो है हाइड्रेशन है। डेल्टा H1 कितना आ गया, डेल्टा H1 किसके बराबर है, मैंने पूरी लिखा हुआ है, डेल्टा H हाइड्रेशन के बराबर है, कितना आया -78.2 किलो जूल पर मोल। तो आपको पहले भी ऐसे भी आप डायरेक्ट भी सोच लें कि ये हमारा एनहाइड्रस है, उसकी सॉल्यूशन बनाने की इतनी हीट लग रही है, और हाइड्रस से इतने बीच में जो गैप है वही आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो तब भी यही आ जाएगा -78. इसको कैलकुलेट कर दीजिए, एग्जैक्ट 2 किलो जूल पर मोल आएगा। तो अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, जब आपको क्या दिया होगा, एनहाइड्रस साल्ट से सॉल्यूशन बनाने की एंथैल्पी दी होगी और हाइड्रस साल्ट से सॉल्यूशन बनाने की एंथैल्पी दी होगी, आपने क्या करना है, एनहाइड्रस से हाइड्रस वाली जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेनी है डायरेक्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एनहाइड्रस साल्ट से सॉल्यूशन बनाने की एंथैल्पी है, ये आपके पास हाइड्रस साल्ट से सॉल्यूशन बनाने की एंथैल्पी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी तो है कि मैंने इसको सिखाया कि आपको समझाया क्यों कर रहे हैं, बेसिकली मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट जो है सॉल्यूशन नहीं बना होगा, पहले इससे ये बना होगा, फिर इससे सॉल्यूशन बना होगा। तो इसलिए इस इक्वेशन को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, पहले इससे ये बनाया, फिर इससे ये, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्लस दिस गिव्स दिस, ये फर्स्ट स्टेप कर दिया, फिर इसको लेके फिर सॉल्यूशन फॉर्म किया, तो जो 2 स्टेप में हुआ होगा, तो इसको हम डेल्टा H1 मान लिया। यही हमने निकालना है कि जब जैसे 5 वाटर मॉलिक्यूल के लेगा पेंटाहाइड्रेट बनेगा, उस समय एंथैल्पी कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी थी, जी हमें नहीं पता थी। पर दूसरा स्टेप हमें पता है, यहाँ से ये हमें 11 पॉइंट पर सीधा हम जब जहां से जहां पहुंच रहे हैं वो भी हमें पता है, -66.5 है। तो चाहे हम जहां से सीधा जहां पूरे पहुंचे, जहां सीधा 2 स्टेप में, जहां से पहले जहां से जहां पहुंचे, फिर जहां से यहां पहुंचे, तो सेम रहेगी। हेस लॉ कहता है दोनों को ऐड कर दिया, ये हमें पता थी डेल्टा H2, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी निकाल सकते हैं। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी है, आपने सीधा क्या करना है, जो आपको एनहाइड्रस साल्ट दिया होगा उसका सॉल्यूशन बनाने की आपको एंथैल्पी दी होगी, और जो हाइड्रस साल्ट होगा उससे सॉल्यूशन बनाने की एंथैल्पी आपको दी होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इस लॉ की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी भी निकाल सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी भी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल नहीं करने, ये डायरेक्ट हम जहां पे रखेंगे, आगे हमने बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ना है, वहां पे ये लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है वहां पे सिखाएंगे। तो हेस लॉ के आपको मैंने 4 एप्लीकेशन बता दी हैं,